Hello student, I'm Mohammad Saqib Asmi, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो सेकंड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देखा। जो चैप्टर है वो है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। हम इस लेक्चर के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम उस एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। ओके, पिछले लेक्चर में हमने ये समझा कि टिश्यू का इंपॉर्टेंस क्या होता है या फिर ऑर्गन क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम कैसे बने होते हैं, हमने इसके बारे में समझा। अब जो हम बात करेंगे वो एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे और इसमें मैं कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि जो हम सिर्फ इस बार पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ हम एनिमल टिश्यू को ही पढ़ेंगे। फिर क्योंकि इस साल जो सिलेबस में कुछ चीज़ों को रिड्यूस कर दिया गया है आपकी बायोलॉजी के सिलेबस में, तो उसमें बाकी चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। अभी एनिमल टिश्यू को देख लेते हैं, फिर जैसा टाइम रहेगा फिर मैं आपका नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स भी बना के डाल दूंगा। लेकिन पहले हम एनिमल टिश्यू को समझते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बेसिक भी। अगर आपने सेल को पढ़ा है तो फिर आप के लिए ये समझना थोड़ा सा आसान होगा। इंशाल्लाह मैं जल्दी ही सेल वाला चैप्टर को भी की भी वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे इफ़त सबा करके है स्टूडेंट, विवेक यादव है, ओबैदुल्ला है और अनस और बहुत सारे स्टूडेंट हैं। इन्होंने एक रिकमेंड किया था कि सर बायोमोलिक्यूल के चैप्टर की वीडियो बना के डाल दें। इंशाल्लाह मैं जल्दी उनकी वीडियो भी बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा और आपके लिए आसान हो जाएगा सारी चीज़ों को लर्न करना। ओके, अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ओके, पिछले वाले लेक्चर में हमने टिश्यू को थोड़ा सा समझा था वहाँ पे। आज मौसम थोड़ा ठंडा भी है बट फिर भी और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट को एक बार बताना भूल गया कि सारे स्टूडेंट को आज मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग एंजॉय करें मकर संक्रांति का और फिर एंजॉय करने के बाद पढ़ाई में लग जाते हैं। चलो, तो एनिमल टिश्यू के बारे में मैंने बताया। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, जो सारे एक साथ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, प्लस इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ सेल के बारे में बात नहीं होगी, ऑल्सो उसमें प्रेजेंट सेल के बीच में, जो सेल के बीच में आ रहा है वो आपका इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो आ रहा है उसको भी हम उसमें ऐड करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, टिश्यू हो जाता है। तो आपका क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स प्लस इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ओके, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अब क्योंकि हम एनिमल टिश्यू को पढ़ने जा रहे हैं तो मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ एनिमल टिश्यू के। तो एनिमल टिश्यू क्या होता है उसको हम पहले समझ लेते हैं और कितने टाइप के होते हैं। ब्रॉडली इनको 4 अलग अलग क्लास में इनको क्लासिफाई किया गया है, तो उसको हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला इसमें आपका है एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड आपका होगा कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड आपका होगा मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट में आपका न्यूरल या फिर नर्वस टिश्यू है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा तो नर्वस टिश्यू के नाम से पढ़ा होगा। इस बार न्यूरल टिश्यू लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सेम वही आपका टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू का है या फिर आप इसे नर्वस टिश्यू का है। तो ऑलमोस्ट आपको सेम वही 4 चीजें देखने को मिल रही है जो आपने पहले भी 9th में पढ़ा था, बट चीजों को थोड़ा से एक्सपेंड कर दिया गया क्योंकि नाउ यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एनीमोर, नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा एपिथेलियल होगा, देन कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद न्यूरल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में समझते हैं कि आखिर एपिथेलियल टिश्यू क्या है। वहाँ पे मैंने 2-3 डायग्राम पहले ही बना दिए है क्योंकि मैं इस लेक्चर में उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, और डायग्राम आई होप कि आपको उन डायग्राम से समझ में आ जाएगा। आई नो कि कभी कभी डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बनता है और कभी कभी अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे वैसे ऑलरेडी मैंने 3 डायग्राम बनाए हुए हैं, सिंपल से डायग्राम है। ओके, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पहली बार र्यूस नाम के एक साइंटिस्ट ने 18th सेंचुरी में इस पता किया था और इसका नाम तब उन्होंने एपिथेलियल टर्म इसके लिए दिया क्योंकि ये आउटर मोस्ट कवरिंग को बना रहा था, तो उसने इसका नाम
एपिथेलियल टिश्यू रख दिया इन 18th सेंचुरी। बहुत ज्यादा मुझे डेट के बारे में पता नहीं, 18th सेंचुरी में आपका ल्यूश नाम के एक साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया था, एपिथेलियल का टर्म दिया था। अब जो एपिथेलियल टर्म है इसके लिए खैर वो जो टर्म है उसका क्रेडिट तो ल्यूश को जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एपिथेलियल जो टिश्यू जो होते हैं मींस ग्रुप ऑफ सेल जो होती है ये एक कंपैक्टली पैक्ड सेल होती है। मींस इनके बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है, मैं एक बार फिर से बता दूं, दो सेल के बीच का जो गैप होता है उस गैप के बीच में जो सब्सटेंस पाया जाता है या उस गैप को, दो सेल के बीच के गैप को हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं और उसमें पाए जाने वाले फ्लूइड को हम इंटरसेलुलर फ्लूइड या फिर हम इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, तो जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस इनमें होता है वो ना के बराबर होता है क्योंकि ये कॉम्पैक्टली पैक होते हैं। क्योंकि हमारी स्किन के अंदर हम चाहते हैं कि कोई चीज अंदर ना जाए, स्पेशली प्रोटेक्शन का काम होता है। प्रोटेक्शन का काम जो होता है, प्रोटेक्शन का काम और बॉडी में सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, कुछ और भी फंक्शन इनके होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी अगर स्किन ही लूजली पैक होगी तो आसानी से बाहरी चीजें अंदर चली जाएंगी। तो इसको कॉम्पैक्टली पैक होना था। इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो होता है ना लगभग ना के बराबर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो ये समझना है कि ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और जो इनके बीच का इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है। ओके, समझ में आ गया। एक चीज और, इनकी जो सेल होती है जैसे एक दिस इज द ओनली टिश्यू, ये ऐसे टिश्यू होते हैं जिनका एक सरफेस इन्वायरमेंट से एक्सपोज होता है और एक सरफेस किसी दूसरे टिश्यू से जाके कनेक्ट होगा, चाहे वो कनेक्टिव टिश्यू होंगे चाहे कोई भी टिश्यू हो। एक सरफेस जैसे ऊपर का सरफेस है ये बाहर की तरफ है, अंदर का जो सरफेस है ये किसी ना किसी तरफ से किसी से अटैच होगा। ओके, तो दिस इज द ओनली टिश्यू जिसका एक पार्ट इन्वायरमेंटल एक्सपोज्ड होगा और एक पार्ट जो होगा किसी ना किसी दूसरे टिश्यू से वो अटैच्ड होगा। अब ये देखते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना उसको सिंपली समझ लेते हैं। देखो, एक तो ग्रुप ऑफ सेल है, सेल का ग्रुप है, दूसरा उनमें पाए जाने वाले इंटरसेलुलर स्पेस है, फिर ये किस चीज पे सधे रहते हैं, मतलब एक इनके लिए एक बेस कौन प्रोवाइड करता है। तो इनको जो बेस प्रोवाइड करता है, जो जिनके ऊपर ये सारी चीजें सधी होती हैं, उसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से बना हुआ है, मे बी अगर वीडियो में ग्रीन कलर समझ में नहीं आएगा बट स्टिल यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो आपका बेसमेंट आपका दिख रहा है इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। पहले मैं आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बता देता हूँ क्योंकि सारी चीजें, सारे टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज और है कि वो आपका है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को साथ में पढ़ते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है, एक्चुअली ये नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है आपकी एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, डेड मेम्ब्रेन है, जिसके ऊपर सारे टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू है, सारे टिश्यू क्या होते हैं उसके ऊपर पाए जाते हैं। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसमें एक्चुअली दो पार्ट होते हैं। एक ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज नॉन लिविंग मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ऐसे सेल पाई जा रही है, सारी एपिथेलियल सेल इसके ऊपर ऐसे पाई जा रही है। अब वो एपिथेलियल टिश्यू की डिफरेंट टाइप की होगी बट पाई जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, दो पार्ट इसमें आते हैं। एक ऊपर वाला पार्ट होता है जो किससे कनेक्ट होता है, ऊपर एपिथेलियल से कनेक्ट होता है, नीचे वाला पार्ट कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा होता है। तो ऊपर वाला पार्ट जो एपिथेलियल टिश्यू से जुड़ा हुआ है उसको हम बेसल लैमिना कहते हैं, बेसल लैमिना बोलते हैं, बेसल लैमिना। और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम रेटिकुलर लैमिना बोलते हैं। ओके, बेसल लैमिना और रेटिकुलर लैमिना मींस जो एपिथेलियल से जुड़ा हुआ पार्ट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, उसे बेसल लैमिना कहेंगे। नीचे वाला पार्ट जो होता है वो आपका रेटिकुलर लैमिना। और ये जो बेसल लैमिना या रेटिकुलर लैमिना, ये जो भी चीजें होती है ये किससे मिलके बनी होती है, मींस इनका जो केमिकल कंपोजिशन अगर देखें तो इसमें जो सबसे ज्यादा जैसे एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो आपका कोलेजन प्रोटीन है। अगर आप जानते होंगे कोलेजन प्रोटीन के बारे में, आपने नाम सुना होगा, तो कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। रेटिकुलिन प्रोटीन भी इसमें होता है, लैमिनिन प्रोटीन भी होता है। तो ये वो प्रोटीन है
जो इसमें पाया जा रहा है। ओके, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में हम समझ रहे हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो हमारा है किससे बना हुआ, कोलेजन से बना हुआ, रेटिकुलिन से बना हुआ, लेमिनिन से बना हुआ, ये उनका केमिकल कंपोजिशन है। ओके, तो ये तो हो गया इसके बारे में आपका केमिकल कंपोजिशन बेसमेंट मेम्ब्रेन का। अब हम सेल के बारे में समझते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू है, अगर हम देखा जाए इनके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेस पे देखा जाए तो हम इनको 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ओके, सॉरी, दो पार्ट में इनको, पहले हम इनको 2 पार्ट में, एपिथेलियल टिश्यू को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो पहले हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं। तो एक आपका पार्ट हो जाएगा कौन सा, लेट मी इरेज इट, यहीं पे मैं इसको लिख देता हूं। एपिथेलियल टिश्यू को हम 2 पार्ट में डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं, सॉरी, क्लासिफाई कर लेते हैं। एक आपका हो जाएगा सिंपल एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियम। दूसरा आपका कंपाउंड एपिथेलियम। देखो, अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, थोड़ा से वहां पे चीजें डिफरेंट है 9th में, क्योंकि मैं 9th वालों को भी थोड़ा बहुत पढ़ाता रहता हूँ, तो उसमें भी मैंने वो एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर देखा हुआ है। तो उसमें मैंने देखा कि वहां पे कंपाउंड के बजाय उन्होंने स्ट्रेटिफाइड लिखा हुआ है। देन इट्स नॉट डिफरेंट, दोनों सेम है। सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम का हो या फिर आप स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, बोथ आर सेम। तो सिंपल एपिथेलियम का सिंपल सा मतलब है, सिंपल एपिथेलियम का सिंपल सा मतलब है कि दिस इज मेड अप ऑफ ओनली 1 लेयर, दिस इज मेड अप ऑफ ओनली 1 लेयर। अगर एक लेयर से बने होंगे, मीन्स एक ही लेयर से बने होंगे, एक ही लेयर पाई जाएगी, बस इसका मतलब वो सिंपल एपिथेलियम है। और दूसरा, अगर 2 लेयर से बने होंगे या 2 or more than 2, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लेयर से बने होंगे, 2 or more than 2 layers, then it's mean then 2 लेयर। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। आई होप कि इतना समझ में आ गया आपको। ओके, चलो अब देखो, एक लेयर से बने हुए तो आपने कह दिया सिंपल एपिथेलियम, 2 लेयर, 2 या 2 से ज्यादा लेयर से बने हुए हैं तो आपने कहा कि कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और जो सिंपल एपिथेलियम का अगर फंक्शन देखा जाए, देखो कंपाउंड का तो डायरेक्ट समझ लेना, फंक्शन इसका प्रोटेक्शन का होता है, ये कवरिंग बनाता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। बट एपिथेलियम का काम प्रोटेक्शन के अलावा, मींस प्रोटेक्शन तो इसका बहुत कम काम होगा, मेन काम इनका सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का काम होगा। ओके, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये वाला काम सब कौन कर रहे हैं, एपिथेलियम करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एपिथेलियम किस तरह से वो सिक्रेशन का, एब्जॉर्प्शन का और सारे कामों को कर रहे हैं। कंपाउंड का फंक्शन प्रोटेक्शन का, तो कंपाउंड सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे ही नहीं, कंपाउंड का काम प्रोटेक्शन का, तो वो प्रोटेक्शन ही करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, सिंपल के बारे में। सिंपल को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इनके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेस पे हम इनको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर ठीक लगे तो 4 में भी आप क्लासिफाई कर देंगे तो भी बुरा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं सिंपल एपिथेलियम। ओके, सिंपल एपिथेलियम, ये आपका सिंपल एपिथेलियम है, पूरा मैंने नहीं लिखा हुआ। इसको हम पहले 2-3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला तो होगा इसका स्क्वैमस। ओके, स्क्वैमस, और दूसरा इसका हो जाएगा क्यूबोइडल, क्यूबोइडल, और थर्ड आपका हो जाएगा कॉलमनर। कुछ क्यूबोइडल और कॉलमनर मॉडिफाई हो जाते हैं तो उनको कहते हैं ग्लैंडुलर। अगर देखा जाए कुछ कॉलमनर वाले क्लासिफाई हो जाते हैं तो वो इस सिलिएटेड, मींस उन पे सिलिया पाया जाता है तो उनको सिलिएटेड कहेंगे। बट अभी हम इनका मॉडिफिकेशन उसी में देख लेंगे। बट स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर 3 ही होते हैं। कुछ क्यूबोइडल और कॉलमनर क्लासिफाई कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लैंडुलर बना रहे हैं। तो ग्लैंडुलर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया। बट चीजें आप अपने तरीके से पढ़े, जो आपको ठीक लगे वैसे पढ़े, चाहे आप इसे स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर में आप क्लासिफाई करें या अलग तरीके से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, मैं देखो एपिथेलियम पे कोशिश करूंगा कि 2 या 3 लेक्चर डालूंगा। देखो मेरे लेक्चर ज्यादा लंबे नहीं होंगे, ठीक है, फिर भी आप उसे समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आएगा, एक आध लेक्चर में और डाल दूंगा। पढ़ना तो है ही, हमें समझना, हर चीज को समझना है, क्योंकि देखो उसमें जो जंक्शंस के बारे में, जो सेलुलर जंक्शन है वो थोड़ा से
क्या नाम है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है। तो वो चीज़ अभी तक आपने 9th में नहीं पढ़ी होगी। ओके, स्क्वेमस से स्टार्ट करते हैं। स्क्वेमा वर्ड एक होता है स्क्वेमा। स्क्वेमा वर्ड, ये इसका मतलब होता है स्केल। स्केल का मतलब आपने देखा होगा फिश की बॉडी पे, आपने स्केल देखा होगा, उनकी बॉडी पे ढेर सारे रिंग की तरह से राउंड शेप के ढेर सारे स्ट्रक्चर ऐसे फैले रहते हैं, जैसे सिक्के की तरह से चिपका रहता है और उनकी बॉडी को कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है, उनको वाटर से बचाता है, वाटर की एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस से प्रोटेक्ट करता है। ये सारे उनके बॉडी में उनका फंक्शन है, स्केल का फंक्शन है। और ये स्केल एक्चुअली इन सेल का जो अरेंजमेंट होता है, एपिथेलियल सेल का जो स्क्वेमा मतलब चिपटी होते हैं, वो देखा होगा आपने, कॉइन की तरह एकदम चिपटे होते हैं, और इसीलिए इनको, और सिंगल लेयर, तो इनको हम कहेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहेंगे। क्यों सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कह रहे हैं? क्योंकि एक तो ये सिंपल है, मतलब एक लेयर से बने हुए हैं, दूसरा इनका जो शेप है ये फ्लैट है, फ्लैट एंड इरेगुलर बाउंड्रीज। इनके जो मतलब फ्लैट होते हैं, एक तो हो गया ये ऐसे ऐसे फ्लैट होते हैं, और इनकी जो सेल की जो बाउंड्री होती है कोई रेगुलर नहीं होती, कोई किसी शेप का है तो कोई दूसरे शेप का है, तो इनकी जो सेल की जो बाउंड्रीज होती हैं वो रेगुलर नहीं होती। आपने टाइल्स देखा होगा, अगर आपने घर में टाइल्स लगी होगी तो टाइल्स देखा होगा फ्लैट ढेर सारी लगी हुई, चिपकी हुई, और उसके नीचे जो ग्राउंड सबस्ट्रेट जो आपका सीमेंट लगा होता है, जिसके ऊपर चिपकाया गया, उसको हम समझ लो सीमेंट मटेरियल या उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कह देते हैं। ओके, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपकी ढेर सारी एपिथेलियल टिश्यू लगा हुआ है, ऐसे फ्लैट है। ओके, ज्यादा कंफ्यूज मत होना अगर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ऊपर ये वाला जो है स्क्वेमस का एग्जांपल है। तो और इनका जो फंक्शन होता है, मेन इनका फंक्शन सिक्रीशन का, एब्जॉर्प्शन का इनका मेन फंक्शन है। ये आपकी ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, आपकी एल्वियोलाई के अंदर पाई जाती है। ब्लड वेसल्स के अंदर मतलब एक थिन कवरिंग, जहां से गैसेस एक्सचेंज हो सके, एकदम पतला सा, वेरी थिन एंड डेलिकेट, आराम से चीजें क्रॉस कर जाए। जैसे आपकी वेसल्स होती है, वेसल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके अंदर क्या जो आपकी अंदर वाली इनर लाइनिंग, ओके, क्योंकि इनका काम होता है, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड का काम होता है, ये बॉडी कवरिंग को बनाते हैं और इनर लाइनिंग को बनाते हैं। अब क्या होता है बॉडी कवरिंग, क्या होता है इनर लाइनिंग। ओके, लेट मी टेल यू। देखो जैसे ये आपकी कोई चीज है, ऊपर की जो कवरिंग दिख रही है, हमने कह दिया येलो कलर की कवरिंग आपकी दिख रही है, ये ठीक है, ये कवरिंग हो गई। अब मैं इस चाक होल्डर से अपने चाकू निकाल देता हूं, और अंदर की तरफ वाला पार्ट जो होता है, जैसे वैकेंट पाइप है, एक खाली पाइप है, उसके अंदर ऐसे कवरिंग बनी हुई है, और उसके अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर लाइनिंग बोलते हैं। ओके, तो बाहर से कवरिंग, अंदर की तरफ से जो कवरिंग दिखती है, अंदर वाली कवरिंग, उसी को बस हम इनर लाइनिंग बोल देते हैं। तो ये आपका लाइनिंग को बनाएगा, और इतनी थिन और डेलिकेट लाइनिंग को बनाता है कि गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो जाता है, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, और सिक्रीशंस भी हो जाते हैं। तो ये सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और मींस ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन का यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। किसके थ्रू होता है? इनके थ्रू हो जाता है, एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम के थ्रू होता है। ओके, क्योंकि सिंगल लेयर पा जा रहे तो सिंपल स्क्वेमस हो गया। ओके, तो ये हो गया आप इसके बारे में, जिनका फंक्शन होता है ऑस्मोसिस, सिक्रीशन। सिक्रीशन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों चीजों को नोट कर ले, कहाँ पे पाए जाते हैं। मैंने कहा ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग, और जो आपका एल्वियोलाई होता है, एयर सैक्स होते हैं आपके लंग्स के अंदर, उनके जो इनर लाइनिंग है, उन दोनों को प्रोड्यूस करने का काम किसका है? स्क्वेमस का है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? क्यूबॉइडल के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है इनका शेप कैसा होगा। इनका शेप स्केल की तरह से होता है, और इनका शेप कैसा होता है? क्यूब की तरह से होता है। मीन से एक सेल है ऐसे। कुछ दिन पहले मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि वो किस तरह से बॉक्स बनाते हैं, फिर उन्होंने मुझे बताया कि बस आपको कुछ करना नहीं है सर, आप बस ऐसे लेके आप सारे एंगल्स को मिला देते हैं, ऐसे क्यूब की तरह से बन जाता है। तो अगर इनका शेप कैसा होगा? क्यूब की तरह से होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल बोलेंगे। तो ये इनका शेप क्यूब की तरह से होता है। पाए कहाँ पे जाते हैं? आपके पाए जाते हैं ये जो डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स की डक्ट। ग्लैंड दो टाइप की होती है, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन जो होती है उनके पास डक्ट पाई जाती है, क्योंकि इंडोक्राइन ऑलरेडी डक्टलेस।
तो इन एक्सोक्राइन जो डक्ट ग्लैंड्स होती है उनमें डक्ट्स पाए जाते हैं, और उनकी जो डक्ट्स होती है उन डक्ट्स वो डक्ट्स जो होती है उनकी जो लाइनिंग होती है, मीन्स वो डक्ट्स बनाने का काम किसका होता है, ये क्यूबोइडल का होता है। उन डक्ट्स को बनाने का काम क्यूबोइडल करते हैं। उसके बाद दूसरा मैंने क्या बताया, आपका जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होता है, जैसे आपने नेफ्रॉन देखा होगा, नेफ्रॉन के अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऐसे होता है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल को भी प्रोड्यूस करने में या फिर उनको बनाने में हेल्प करता है। और आपको पता है वहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म होता है। तो सेम वही चीज है, एक तो डक्ट में पाए जाते हैं तो मीन सिक्रेशन का काम होता है, और दूसरा पीसीटी में पाया जाता है, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में पाया जाता है। इनका मतलब फंक्शन इनका कौन सा हो गया, इनका फंक्शन हो गया आपका एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन हो गया। ओके, ये हो गया आपका क्यूबोइडल के बारे में। तो बाकी कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में उनको समझा दूंगा, वरना लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और चीज कंप्लीट सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो ग्लैंडुलर, कॉलमनर, सिंपल और ग्लैंडुलर के बारे में हम बात करेंगे, और फिर उसके बाद कोशिश करूंगा अगर छोटा लेक्चर रहेगा तो फिर उसी में मैं उन चीज़ों को भी नेक्स्ट वाले को भी ऐड कर दूंगा। इतना आप लोग पढ़ें समझे, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। आज का लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।